देखिए आपका ये देखिए भाई, जो लोग शाम को पढ़ रहे हैं बता दिया जाए, आपका 3 सब्जेक्ट आपका क्रैश कोर्स में नहीं चलेगा। आपका एविडेंस, आईपीसी और सीआरपीसी, क्योंकि एपीओ के लिए जो लोग शाम को पढ़ रहे हैं बहुत अंदर तक पढ़ाया गया था। सुबह चलाएंगे हम, लेकिन शाम वाले में आपका ये 3 सब्जेक्ट नहीं चलाया जाएगा। हाँ, ये है कि जो जहाँ जहाँ से गलती हो रही है उसको ज़रूर हम पढ़ाएंगे। जैसे कि आपका जो स्टूडेंट से लोग गलत करके आ रहे हैं, आपका कुछ आपका सीपीसी से, और माइनर भी शाम को एक बार पढ़ा दिया जाएगा, ताकि माइनर जो आपका है, सबसे ज़्यादा जीएस वाले माइनर को लेकर परेशान है। सेक्शन ही नहीं याद हो रहा है। कई लोग फ़ोन किए कि कैसे याद किया जाए। अरे भाई, याद करने का कोई तरीका ये है आपका है, मैंने याद करिए भूल जाइए, याद करिए भूल जाइए, बार बार उसको क्या करिए, तैयार करिए, और कोई उपाय नहीं है। हाँ, माइनर का देखते हैं, 1-2 दिन में व्यवस्था करते हैं। 2-3 आपका लिखो, जो अच्छा लिखा हो राइटिंग हम दिलवा देते हैं। शाम को एक बार सही वही रहेगा कि आपको माइनर का नोट दे दिया जाए। और देखिए, जो सुबह अभी नहीं चल रहा है वही माइनर शाम को लगेगा, ताकि जो ऑनलाइन पढ़ते हैं आपका जल्दी से जल्दी 9 माइनर हो जाए। आपका टीपीए के बाद लगाएंगे माइनर आपका, क्योंकि टीपीए ही अब 3-4 दिन में हमें लगता है कि पट्टा और बंधक ही बचेगा, 2 चैप्टर तो यहीं जल्दी समाप्त होगी। उसके बाद एक माइनर और एक मेजर बैलेंस बनाया जाए, ताकि आपका माइनर और संविधान मिलाकर लोग जो बता रहे हैं, जीएस में 50 क्वेश्चन कवर कर सकता है, 50-60। देखिए आपका ला में ये 150 नंबर, 1 सेकेंड, ला में 150 नंबर आएगा, और वो 2 नंबर का रहता है, यानी कि ला का पेपर 300 नंबर का। जीएस आएगा 150 क्वेश्चन, एक एक नंबर का रहता है, यानी कि 150 नंबर, यानी कि टोटल 450। टोटल मिलाकर मेरिट बनती है, अलग अलग नहीं। ये नहीं कि हाँ, अगर आप जीएस में कम है तो ला में चढ़े रहिए, ला में कम है तो थोड़ा जीएस में क्या रहिए, चढ़े रहिए, या दोनों में बैलेंस बनाए रहिए। अगर ला में ज़्यादा कम हो गए तो जीएस नहीं उठा पाएगा, क्योंकि जीएस वालों के लिए इस बार खतरा आपका ये जो नौ खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा है। तो सेक्शन याद करवाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर एक बार, क्योंकि ये सही बात है कि ये जो माइनर है, ये एक बार पढ़ने से तैयार नहीं होते। इसको एक बार अभी पढ़िए, फिर एक बार लास्ट में एक बार रिवीजन करिए, 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। तो आपका वीडियो पड़ा है, आप भाई वीडियो चाहें तो अपना माइनर का सब जा रहा है वीडियो भी, तो आपका कर्तव्य है कि अगर दिक्कत हो तो एक बार ईयरफोन लगाकर वीडियो स्पीड बढ़ाकर सुन लीजिए। कम से कम सेक्शन तो किस सेक्शन में क्या है, कितना दंड है, ये तो याद रहे। यहीं ज़्यादा पूछा जाता है, और चल भी रहा है मॉडल हर एक माइनर का, जितने माइनर बताए जा रहे हैं कैसा क्वेश्चन बन सकता है, उसमें आपका बताया जा रहा है। और जाकर साल में देखिए आप, 1-2 क्वेश्चन के अलावा जितने मार्केट में किताबें आई है माइनर की साल पेपर की, 1-2 क्वेश्चन से बाहर किसी भी आपका पढ़ाने से नहीं जाएगा। एक एक 1-2 क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं लेता। मैं बता दूं, देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन आपका 17 चल रहा था, फ्रॉड के बारे में हम बता रहे थे, यानी कि कपट के बारे में। पिछली बार जो क्वेश्चन बना था उसको हम बताएंगे लास्ट में, क्योंकि वो कोरिलेट करके बना था सेक्शन 17 से और 18 से, यानी कि कपट और मिथ्या मिथ्या व्यपदेशन। वैसे कपट के बारे में फिर एक बार देखिए। कपट का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देने के इरादे से कोई कार्य करता है, तो हम उस कार्य को ये कहते हैं कि ये फ्रॉड किया है, यानी कि कपट किया है, पहला नियम। दूसरा, सर्वप्रथम कपट की परिभाषा केस याद रखिएगा, डेरी बनाम पिक के बाद में दी गई, जस्टिस हरसैल द्वारा। लगभग 25 बार अब तक बताया गया होगा, अगर आ जाए तो ये तो गलत ना हो। इसके बाद धारा, कपट एक ऐसा संव्यवहार है जो अपकृत्य में भी मुआवजा आप वसूल सकते हैं। कपटी लोगों को आप दंडित करवा सकते हैं आईपीसी में, और संविदा अगर कपट करके की गई है
तो आप संविदा को रद्द करवा सकते हैं, ये याद रखें। धारा 17 में कपट के प्रकार पूछ सकता है। कपट दो प्रकार का होता है, एक साधारण और एक चुप्पी द्वारा, यानी कि आपका मौन द्वारा। साधारण कपट के 5 उदाहरण दिए गए हैं, यानी कि अगर इन 5 कार्यों में से कोई पक्षकार एक कार्य कोई करता है तो हम कहेंगे कि उसने फ्रॉड किया और ये साधारण फ्रॉड माना जाएगा। मौन द्वारा कपट कब होगा, इसका उल्लेख आपका दिया गया 17 के एक्सप्लेशन में, और इस पर केस पूछा जाता है श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। हम बताएंगे अभी। कपट का प्रभाव धारा 19 में दिया गया है, 19 भी पढ़ना है कि फ्रॉड कर दिया है तो क्या होगा। और ये संविदा चूंकि वाइडेबल है 19 में, तो अगर कोई शून्यकरणीय संविदा शून्य न्यायालय घोषित करता है तो लाभ की वापसी होगी। कल से ही मैं बता रहा हूँ 64, और शून्य संविदा पूछे तो 65, शून्यकरणीय पूछे तो 64। भाई 4 बार मैं बता चुका हूँ, बिहार में पूछा भी गया था, यूपी में रिपीट कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए कपट की आपका देखा जाए, कह सकते हैं कि कपट के बारे में जो प्रावधान आपका किया गया है वह आपका बेयर एक्ट की भाषा निकाल लीजिए और तब आपका फ्रॉड शुरू किया जाए। धारा 17 निकाल लीजिए आपका, जहाँ तक सेक्शन आपका 17 की बात है, धारा 17 में कपट को परिभाषित किया गया है और क्या कहा गया है, ये मुख्य रूप से आपको देखना है। देखिए 30 तक समय लगता है, थोड़ा इधर से ही क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनते भी हैं। 30 तक मान के चलिए, आधा से अधिक समय ले लेती है धाराएं, उसके बाद आपका कम समय लगता है। देखिए आपका भाई कपट की परिभाषा, कपट से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा या उसकी मौनानुकूलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा तो संविदा के दो पक्षकार बना लिया जाए। एक पक्षकार ए है और दूसरा कौन, बी। तो ये या तो 5 कार्यों में से कोई कार्य ए स्वयं करे या ए का एजेंट कर सकता है, कौन, अभिकर्ता, या एक की 60 गांठ से कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। 5 कार्यों में से कोई कार्य या तो स्वयं एक पक्षकार करे या उसका कौन करे, एजेंट करे, या एक के मौनानुकूलता यानी कि एक की 60 गांठ से कौन कर दे, थर्ड पर्सन, किसके प्रति करता है, या तो दूसरे पक्षकार के प्रति या उसके अभिकर्ता के प्रति। इरादा क्या है, इरादा ये है कि अभिकर्ता या दूसरे पक्षकार को हम क्या दे दें, धोखा, प्रवंचना। प्रवंचना माने क्या हुआ, या दूसरे पक्षकार या उसके अभिकर्ता की संविदा के लिए सम्मति लेने के लिए उसे क्या किया जाए, उत्प्रेरित, यानी कि बी या बी का एजेंट उत्प्रेरित हो जाए कि वह हमसे संविदा करने के लिए उत्तेजित हो जाए। उत्तेजित हो जाए मतलब कि रजामंद हो जाए। तो आखिर ए या ए के एजेंट ने या ए की मौनानुकूलता से किसी अन्य व्यक्ति ने कितने कार्यों में से एक कार्य किया है, 5। तो वहीं 5 कार्य आपका देखना है। पहला कार्य देखिए भाई कौन कौन है, जो बात सत्य नहीं है उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है। पहले तो आपका बेयर एक्ट ही आपका देखना है। जहाँ तक बेयर एक्ट की बात है, बेयर एक्ट पर आपको ध्यान देना है। यानी कि अगर आप
बेयर एक्ट पढ़िए तो कई लोगों को बेयर एक्ट में उलझन होती है, क्योंकि शब्द थोड़ा इधर उधर लिखा है कामा देकर। उसका सीधा और सादा मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति कथन करता है वह जानता है, या वह जानता है कि जो मैं कथन कर रहा हूँ यह झूठ है, लेकिन उस कथन को सत्य के रूप में क्या करता है, प्रस्तुत। यानी कि जानबूझकर झूठ बोलना ही किसी तथ्य के बारे में पहला पॉइंट में फ्रॉड माना गया है। यानी कि आप वो कथन कर रहे हैं और कथन आप दूसरे से कर रहे हैं, आप जानते हैं कि यह कथन झूठा है, फाल्स है, फिर भी दूसरे को सत्य के रूप में उसका क्या कर रहे हैं, सत्य के रूप में बता रहे हैं। और इरादा आपका ये है कि दूसरे को हम धोखा दे दें या दूसरे पक्षकार से को संविदा के लिए क्या कर दें, उत्प्रेरित। तो कहा जाएगा कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के प्रति क्या किया, कपट। जैसे बबली बंटी में आ जाइए। बबली बंटी खरीदारों को बता रहे हैं, यह जानते हुए कि मैं ताजमहल का मालिक नहीं हूँ, फिर भी बता रहे हैं कि मैं ही ताजमहल का क्या हूँ, मालिक। इसलिए कि दूसरा पक्षकार खरीदने के लिए अपनी रजामंदी दे दे। इरादा क्या है कि बेच बाच के हम धोखा देंगे कि ताजमहल का कब्जा देंगे। धोखा देकर क्या हो जाएंगे, फरार। यानी कि जानबूझकर झूठ बोलना और इरादा क्या हो, धोखा देने का। तो पहले पॉइंट में हम कहेंगे कि व्यक्ति ने या पक्षकार ने क्या किया है, फ्रॉड। दूसरा देखिए, किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की जानकारी है, किसी बात की जानकारी है, और वह व्यक्ति सक्रिय रूप से इस कार्य में लगा है कि दूसरा पक्षकार उस जानकारी को न जान पाए और दूसरा पक्षकार नहीं जान पाया, तब इसे भी फ्रॉड माना जाएगा। जैसे मान लीजिए ए अपना मकान बी को बेचता है, मकान में कोई फॉल्ट है। अब ए पूरा कोशिश कर रहा है, निष्क्रिय नहीं, ए पूरा कोशिश कर रहा है कि ये बात बी तक न पहुँचे कि मकान के कागज में कुछ दोष है या मकान में कुछ फॉल्ट है। इसके लिए ए ने किया क्या कि आसपास के लोगों को खूब चाय पिला रहा है, पकौड़ा खिला रहा है, पकौड़ी खिला रहा है, और कह रहा है कि जो भी पूछने आएगा तुम लोग बता देना कि मकान में कोई फॉल्ट नहीं है। तो इसको कहा जाता है तथ्य का निष्क्रिय छुपाव की सक्रिय। सक्रिय माने निष्क्रिय नहीं है, एकदम सक्रिय है बेचने वाला, कि सत्यता दूसरे पास व्यक्ति के पास पहुंचे कि न पहुंचे, न पहुंचे। तीसरा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा पर आपका एक केस भी देखना पड़ेगा। कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया है। यहाँ आपका कह सकते हैं केस एक पूछा जाता है नाकटन बनाम एस बार्न का, हम बताएंगे आपका ये विवाह से संबंधित हैं। देखिए जो दुराचार के मामले 376 में आ रहे हैं उसको भी थोड़ा कोरिलेट करके आपको देखना है, और जो आईपीसी की धारा 90 में सम्मत दी गई है उसको भी थोड़ा कोरिलेट करके देखना है। तब हम इस पॉइंट पर आते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण है थोड़ा। देखिए आपका अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कोई वादा किया है, प्रामिस किया है, वचन दिया है, और उसका इरादा वचन देते समय ये था कि हम इस वचन का पालन नहीं करेंगे, तो बताइए कब इरादा था कि पालन नहीं करेंगे, वचन देते समय कि देने के बाद। हाँ 70, बाद में नहीं, तब फ्रॉड नहीं होगा। अगर वचन देते समय ये इरादा है कि मैं इसका पालन नहीं करूँगा, तो इसी को कहा जाता है लाली पाप दिखाना,
लॉलीपॉप मतलब तथ्य का भ्रम दिखाना, मिस्टेक का फैक्ट दिखाना, और ये क्या माना जाएगा? फ्रॉड। दुराचार के ज़्यादातर मामले इसी तरीके से आ रहे हैं इस समय। मान लीजिए कि कोई लड़का है, लड़की से वादा करता है कि तुम हमसे शारीरिक रिलेशन बनाओ, मैं तुमसे विवाह करूंगा। अगर लड़के का इरादा, ये वचन देते समय लड़के का इरादा ये था कि हम बाद में इनसे विवाह नहीं करेंगे, तो ये शुद्ध रूप से फ्रॉड माना जाएगा और दुराचार भी माना जाएगा। क्योंकि अगर लड़की ने इस विश्वास पर सम्मत दी थी कि यह अपने वचन का पालन करते हुए हमसे भविष्य में क्या करेंगे? विवाह। तमाम दुराचार के मामले ऐसे चल रहे हैं। मैं फिर बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम मुकदमे पेंडिंग भी हैं। यानी कि धारा 90, तथ्य का भ्रम दिखाया गया, सम्मति पाई गई आईपीसी में, तो वह सम्मति वैध सम्मति होगी कि नहीं? नहीं होगी। तो विवाह का वचन भी देख लिया जाए। केस आ जाइए नाकटन बनाम एस बार्न का केस लिख लीजिए बैरक पर। भाई पहला केस बताया गया था मुख्य रूप से डेयरी बनाम पिक का। दूसरा कौन हम बता रहे हैं? नागटन बनाम एस बार्न का मामला। इसमें थोड़ा ध्यान में रखिए, इसमें क्या कहा गया कि अगर किसी पुरुष ने किसी महिला से विवाह करने का वचन दिया है और वचन देते समय ही पुरुष का इरादा था कि हम इस वादे का पालन नहीं करेंगे, तो ये शुद्ध रूप से क्या माना जाएगा? धारा 17 में कपट। जैसे कि मौर्य जी पर उदाहरण आपका सटीक बैठता है कि अभी वचन दिया गया कि तुम मुझसे रिलेशन बनाओ, मैं तुमसे जे के आपका बाद विवाह करूंगा रिजल्ट के वो आपका मैंने 2024 में। तो ये जो अगर इरादा ये है कि हम इस वचन का भविष्य में पालन नहीं करेंगे, तो ये शुद्ध रूप से धारा 17 के क्लाज 3 में क्या माना जाएगा? फ्रॉड। मैं फिर बता दूं, याद रखिएगा। अगर बाद में आपका मुकर गया, यानी कि आपका अगर वचन देते समय पालन का इरादा था, बाद में बदला, तब कपट नहीं माना जाए। किस केस में आया? आपका नागटन बनाम एस बार। पूरा सटीक बैठ जा रहा है उदाहरण मौर्य जी पर, क्या किया जाए। अब अगला देखिए आपका चौथा, प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य। यानी कि आपका जो पूछा जाता है, प्रवंचना माने धोखा देने योग्य कोई अन्य कार्य। अब अन्य कार्य जैसे ही आया तो अंदर से क्वेश्चन ये बन सकता है कि कपट के बारे में रिजुडियरी प्रावधान, अवशेषी प्रावधान, अवशिष्ट प्रावधान धारा 17 के किस क्लाज में दिया गया है? तो 4 मार्कर आना है अंदर से क्वेश्चन। रिजुडियरी का मतलब ये हुआ कि 5 खंड दिए गए हैं। अगर कोई कार्य कपट नहीं है 4 में, तो हम 5वें में सेट कर सकते हैं। तो 5वां इसमें कौन सा खंड आ गया? चौथा। यानी कि अगर पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें में कहीं कोई बात सेट न हो रही है, व्यक्ति ने कोई कार्य किया है, तो हम दिखा सकते हैं कि हजूर इनका जो कार्य है ये कपट करने के लिए था, धोखा देने के लिए था। तो इसी को हम कहते हैं रिजुडियरी प्रावधान। पूछ सकता है अवशेषी या अवशिष्ट प्रावधान। तो कपट का अवशिष्ट प्रावधान कहाँ है? तो धारा 17 के किस क्लाज में? 4। 5वां ये, कोई ऐसा कार्यालोप जिसका कपटपूर्ण होना विधि विशेषतः घोषित करती है। अब ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि ऐसा का एक्ट या ओमिशन किसी पक्षकार का जिसे कि कानून ने ही फ्रॉड घोषित कर रखा है। तो फ्रॉड कब होगा? इसके लिए टीपीए की 2 धाराएं हम बता रहे हैं, एक धारा 53 और एक 55। 55 में आपका विक्रेता का यह कर्तव्य है कि अगर स्वत्व में त्रुटि है
तो वह क्रेता को बता दे। अगर विक्रेता अपने हक में कमी को क्रेता को नहीं बताता तो ये फ्रॉड माना जाए। और कपटपूर्ण अंतरण धारा 53 में जो अभी बताना भी है, यानी कि कपटपूर्ण अंतरण का मतलब ये हुआ कि ए ने बैंक से जमीन पर लोन लिया था, जमीन को बंधक किया था, बैंक का लोन डूब जाए, बैंक वसूल न पाए, इसके लिए आपका ए ने अपना मकान ही बी को बेच दिया। इसलिए बेचा कि बैंक से ही हम क्या कर दें, फ्रॉड। तो ये अंतरण कैसा होगा, कपटपूर्ण होगा। और बैंक के विकल्प पर क्या होगा, शून्यकरण। बैंक इसको चुनौती दे सकता है कि हमें धोखा देने के लिए क्या किए हैं, बी को मकान बेचे हैं। वही कपटपूर्ण अंतरण का प्रभाव को पूछा जाता है, वाइडेबल होगा कि वाइड होगा। वाइडेबल मार्क कराइए, बताएंगे हम, अभी 53 बताए नहीं, 2-3 धाराएं छूटी हैं। महत्वपूर्ण आपका धारा 51 से 53 ए तक बताना है। अगला देखिए आपका, इसके बाद आ जाइए आपका स्पष्टीकरण। एक्सप्लेशन से भी खूब क्वेश्चन बनता है और अच्छे से इसको भी तैयार रखना है। और स्पष्टीकरण को और इस पर केस याद रखिएगा। श्री कृष्ण बनाम कौन सा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। देखिए आपका, संविदा करने के लिए किसी व्यक्ति की रजामंदी पर जिन तथ्यों का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो उसके बारे में केवल आएगा कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा कपट सामान्यतः कपट नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर कोई तथ्य है उस बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो सामान्यतः इसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके दो अपवाद हैं, जहाँ के चुप रहना, वही क्वेश्चन बनता है। खूब घुमाएगा आपको, घुमाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इतना इसमें घुमा देता है क्वेश्चन कि आप साल पेपरों में देखिए कि उलझ जाएगा आदमी। लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि जनरली या मामूली तौर पे या साधारणतया या आम तौर पर किसी चीज के बारे में मौन रह जाना क्या फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं, नहीं। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। दो ऐसी कंडीशन है, दो ऐसी दशाएं हैं जहां किसी तथ्य के बारे में मौन रह जाना कपट माना जाए। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है, कब मौन कपट माना जाएगा। तो दो ऑप्शन जरूर याद रखिए, जहां बोलने का क्या हो, कर्तव्य, और जहां चुप्पी या मौन बोलने के क्या हो, समान। अब यही दो में आपका, जहां बोलने का कर्तव्य हो, अगर वहां आप मौन रह गए तब तो भाई आपने क्या किया, फ्रॉड। अब कब बोलने का कर्तव्य है अभी हम बताते हैं डिटेल में। और जहां मौन बोलने के तुल्य हो, तुल्य यानी कि क्या हो, समान हो। यानी कि अगर आप जैसे कि घोड़ा वाला उदाहरण दिया जाता है, ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा बेऐब है, अर्थात घोड़े में ऐब नहीं है। तो अगर घोड़ा में ऐब है तो यहाँ बी को बोलना ही होगा। अगर वह नहीं बोलता तो ये माना जाएगा कि उसने क्या किया है, चुप्पी द्वारा क्या कर दिया, फ्रॉड। क्योंकि शब्द ऐसे हैं कि बोलने के, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगा कि लड़की में कोई फॉल्ट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका लड़की लड़का देखने गई, उल्टा ही चला जाए, अब तो समाज बदला है, और कहती है लड़के से कि हे निकम्मे, अगर अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगी कि तुम में कोई अंदरूनी फॉल्ट नहीं है। तो लड़का को बोलना होगा। अगर फॉल्ट है, नहीं बोलता, तो ऐसी दशा में ये शुद्ध रूप से फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। ये विवाह लड़की के विकल्प पर क्या होगा,
क्योंकि मौनी बाबा नहीं रहना, यहाँ बोलना है, क्योंकि आपका यहाँ न बोलना बोलने के क्या होगा समान। अब इसको हम 17 19 से भी जोड़ेंगे, लेकिन पहले आपका तो फिर एक बार देखिए, दो कंडीशन ऐसी हैं जहां मौन रहना कपट माना जाएगा। पहली कंडीशन आपका है कि जहां बोलने का कर्तव्य हो, और दूसरी है जहां चुप रहना बोलने के तुल्य हो या बोलने के समान। तो चुप रहना तो हम बता दिए। अब आपका बोलने का कर्तव्य, तो वही आपका कब कब व्यक्ति का बोलने का कर्तव्य होता है, वह लिस्ट देखिए। तो पहला है परम सद्भाव की संविदा, यानी कि जैसे बीमा हो गई। तो अगर आप शरीर का या मकान का बीमा करा रहे हैं, तो बीमा में आप मौन न रहिए, सब कुछ भरिए और सत्य सत्य बताइए। अगर वहाँ आपने कुछ लोभ किया, मौन रह गए, तो ये माना जाएगा कि आपने क्या किया, फ्रॉड। तो पहला कौन है जहाँ बोलने का कर्तव्य है? परम विश्वास की संविदाएं या परम सद्भाव की संविदाएं। दूसरा, जहाँ पक्षकारों के बीच विश्वास का संबंध है, वहाँ भी बोलने का कर्तव्य है। तो धारा 16 कॉन्टेक्ट की याद रखिए, गुरु और चेला। तो बताइए, विश्वास का संबंध है कि नहीं? चेला विश्वास गुरु पर करता है कि नहीं? करता है। तो गुरु को बता देना चाहिए कि मौन रहना चाहिए, बताना चाहिए। अगर गुरु मौन रह गए, तो ये माना जाएगा कि गुरु ने क्या कर दिया, फ्रॉड। क्योंकि बोलने का क्या है उनका कर। वकील मुवक्किल, बताइए विश्वास का है कि नहीं रिलेशन? डॉक्टर मरीज, भागीदार, भागी भागीदार में भी पढ़े कि दो एक दूसरे के विश्वास परायण रहें, विश्वास करते हैं कि नहीं, इत्यादि। अब उतना नहीं जानना है। कथन में परिवर्तन की सूचना। अब आइए, अगर जिस समय कथन किया गया था उस समय सही था, लेकिन बाद में अगर कथन में परिवर्तन हो जाता है, तो आपको दूसरे पक्षकार को बताना चाहिए। जैसे कि आपका एक डॉक्टर ने बीमा कंपनी से कहा कि 10 लाख हमारे यहाँ मैंने मंथली इनकम आती है। पता लगा कि उस आधार पर बीमा कंपनी आने ने कार्य किया और रकम 2 माह बाद आपका 2-2 लाख ही आने लगा। तो डॉक्टर का कर्तव्य था कि कथन में जब परिवर्तन हो गया, तो बीमा कंपनी को क्या करते, बता देते। अगर डॉक्टर ने बीमा कंपनी को नहीं बताया, तो क्या इसे फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बिल्कुल। क्योंकि अगर कथन में परिवर्तन हो गया पुराना, तो परिवर्तन को क्या करिए, बताइए कि न बताइए, बताइए। अर्ध सत्य कहना। अब देखिए कानून की क्या नज़र है। बोलो तो पूरा बोलो, नहीं तो न बोलो। अगर आधी बात बोलते हो और आधी क्या करते हो, छुपा लेते हो, तो फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं? अब आपका महाभारत में भी जब द्रोणा आपका भीष्म मैंने मारना था द्रोणाचार्य को, यानी कि चेले ने गुरु को मार दिया, तो वहाँ भी छल किया गया, अश्वत्थामा मारा गया आपका, लेकिन हाथी नहीं बताया गया। हाथी का नाम था, तो आधा सत्य बोला गया और आधा क्या बोला गया, झूठ। और चूंकि हाँ, आधा सत्य आधा झूठ, तो फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आप देखिए, न बोलिए ठीक है, लेकिन कानून कहता है बोलिए तो पूरा बोलिए। अगर आपने आधा बोला और आधा क्या किया, नहीं बोला, तो ये फ्रॉड माना जाए। अगला देखिए, यदि किसी संविदा के द्वारा तथ्य का प्रकट करना अपेक्षित हो, यानी कि अगर कोई कानून बना है और आप उस कानून के तहत बाध्य हैं कि आप दूसरे पक्षकार को इस चीज़ के बारे में हर हाल में क्या करिए, बताइए, तब वहाँ भी आपका बोलने का कर्तव्य होगा। अब आ जाइए आपका धारा 19, तब श्री कृष्ण वाला केस पढ़ा जाएगा। अब धारा 19 निकालिए भाई आपका, क्योंकि जब तक सेक्शन 19 नहीं होगा कपट का प्रभाव, इसी में टेक्निकल क्वेश्चन आता है। देखिए आपका थोड़ा अच्छे से, और तब श्री कृष्ण वाला केस बताया जाए।
देखिए आपका धारा 19 क्या कहती हैं, स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गए करारों की शून्यकरणीयता। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि अगर फ्री कंसेंट नहीं थी तो वह संविदा क्या होगी, शून्य होगी कि शून्यकरणीय होगी। तो शून्यकरणीय होगी। किस धारा में, 19। धारा 19 किन किन धाराओं का प्रभाव बताएगी, 16 का भी नहीं, 15 का भी, 17 का भी, 18 का भी। क्योंकि 16 का प्रभाव हमने किस में बताया है, 19 ए। 19 ए कब जोड़ी गई थी, हाँ, प्रथम संशोधन कब हुआ। चलिए ठीक, आगे देखिए भाई। जबकि किसी करार के लिए सम्मत प्रपीड़न, कपट या दुर्व्यपदेशन से कारित हो तो वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मत ऐसे कारित हुई थी, यानी कि जिसके साथ प्रपीड़न किया गया, कपट किया गया या मिथ्या व्यपदेशन किया गया। संविदा का वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट या दुर्व्यपदेशन से कारित हुई थी, यदि वह ठीक समझे तो आग्रह कर सकेगा कोर्ट से कि हजूर हमें उस हैसियत में रखा जाए जिसमें अगर ये फ्रॉड सही रहता तो मैं होता, यानी कि फ्रॉड को सही माना जाए और फ्रॉड के अनुसार हमारे संव्यवहार किया जाए। अपवाद ही महत्वपूर्ण है आपका। देखिए अपवाद आपका, यदि ऐसी सम्मति दुर्व्यपदेशन या ऐसी मौन द्वारा जो धारा 17 के अर्थ के अंतर्गत कपटपूर्ण है कारित हुई थी तो ऐसा होने पर भी संविदा शून्यकरणीय नहीं है यदि उस पक्षकार के पास जिसकी सम्मत इस प्रकार कारित हुई थी सत्य का पता मामूली तत्परता से चला लेने के क्या थे, साधन। सतर्क होकर अब देखिए कपट पर। अगर ए के ऊपर कपट का आरोप लगता है और ये कहा जाता है कि मौन रहकर ए ने कपट किया है, तो एक पॉइंट ये गौर करिएगा। अब ये देखा जाएगा कि क्या दूसरा पक्षकार अगर साधारण या मामूली तत्परता बरतता तो क्या सच्चाई का पता कर सकता था। अगर कर सकता था तो मौन रहना फ्रॉड नहीं माना जाएगा। लेकिन बताइए कौन पता कर सकता था, थोड़ा बहुत उत्सुक रहता तो दूसरा पक्षकार, तब मौन क्या फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं, नहीं माना जाएगा। अब देखिए सबसे उत्तम उदाहरण इस विषय पर श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का है। देखिए होता क्या है, एलएलबी वाला ही छात्र था आपका, एलएलबी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, उसका अटेंडेंस कम था, परीक्षा फार्म वह भरा, परीक्षा फार्म में अटेंडेंस का कॉलम ही छोड़ दिया, वो कॉलम छोड़ दिया। अब आपका फार्म जमा कर दिया अपना विश्वविद्यालय में, फिर विश्वविद्यालय ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया, पूरा परीक्षा दे दिया। जब रिजल्ट की बारी आई तो आपका विश्वविद्यालय ने उसके खिलाफ रिजल्ट उसका रोक दिया और कहा कि तुम कपट किए हो, क्यों नहीं कॉलम भरे हो। तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और जो 17 धारा 19 का अपवाद है कि उसी को लागू सुप्रीम कोर्ट ने किया और ये कहा कि यदि विश्वविद्यालय साधारण तत्परता बरतता, यानी कि परीक्षा फार्म की जांच पड़ताल करता, तो सच्चाई जान लेता कि न जान लेता, जान लेता। ये तो कॉलम क्या किया है, छोड़ा है। तो आपने अपना कर्तव्य ही नहीं निभाया और जब ये बच्चा अपनी हैसियत में परिवर्तन ला दिया तो आप रिजल्ट रोकने आए हैं। यानी कि बच्चा कपट का दोषी होगा कि नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चा मौन रह गया है, लिखा ही नहीं तो मौन ही तो माना जाएगा। और आप इस मौन को जान सकते थे, इस फ्रॉड को अगर साधारण आपके क्लर्क क्या करते, विश्वविद्यालय जांचता फार्म, क्या हम आँख मूंद कर फार्म रख दिए कि क्लर्क किस लिए बनाए हैं, कि एक एक पॉइंटों को देखे कि न देखे, देखे। आपका आयोग भी तो कंप्यूटर से सब देख रहा है, ये थोड़े है गलती हुई तो बीच में ही लोगों को क्या कर दिया बाहर, फिर
कुछ बाहर नहीं हो पाए, बच गए, तो जब एडमिट कार्ड निकाला तब 7-8 लोगों को बाहर कर दिया। मैं फिर बता दूं, जो पैर वाले हैं, आप याद रखें, जो लेग से विकलांग है, वह एपीओ बन ही नहीं सकता, चाहे जनरल में डाले फार्म और चाहे ओबीसी में या अपने कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि आपका ये सरकार की नीति है। इसके लिए लोग हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। और लेग वालों को क्या कर दिया गया, प्री में आ गए गलती से, तो आपका रिजल्ट आया, फिर बीच में बाहर किया गया, फिर बाहर 7 लोगों को किया गया है जो बचे रह गए थे छांटनी में। आपका जब एडमिट कार्ड एपीओ का जारी हुआ, तब बताइए, लड़के तैयारी किए, सब कुछ किए, और 10 दिन बाद पता लगा कि आप प्री से ही क्या हो गए बाहर, तो शाक लगेगा कि नहीं, लड़कों को लड़कियों को लगेगा। तो इसलिए आप मैंने, क्योंकि देखिए आपका क्या नीति है, मैंने हमने ही पता करा है, तो चूंकि एपीओ का कार्य है इस कोर्ट से उस कोर्ट तक जाना, और जिसके पैर ही न हो कैसे जाएगा, सीढ़ियों पर कैसे चढ़ेगा, क्योंकि एपीओ का कार्य तो वहाँ खड़ा होकर बहस करना, उधर फाइल, इस कोर्ट में उस कोर्ट में। इसीलिए सरकार ने जो लेग से विकलांग हैं उनको एपीओ बन ही नहीं सकते, रिजर्वेशन की कोई बात ही नहीं है। जे में है, लेकिन एपीओ में, क्योंकि जे में एक सीट पर बैठकर फैसला देना है, तो जहां दौड़ भाग करनी है ज़्यादा, वहां रिजर्वेशन इन सबको को नहीं दिया जा रहा है। अगला देखिए आपका, इस प्रकार धारा 17 में जरूर याद रखिएगा, मौन कब फ्रॉड नहीं होगा, तो आपका जब दूसरा पक्षकार सामान्य तरीके से सच्चाई का क्या कर लेता पता। अब आइए धारा 18 देखा जाए, भूमिका बांध दिया जाए, थोड़ा बड़ी बड़ी धाराएं इधर थी। 18 से कम ही क्वेश्चन बनता है। मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि दुर्व्यपदेशन, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, यानी कि धोखा देने का इरादा नहीं होता, फिर भी दूसरे पक्षकार को धोखा हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति कथन करता है वह तो विश्वास करता है कि मेरा कथन सही है, लेकिन कथन के पीछे नहीं गया, जैसे पर्दे के पीछे, यानी कि इतिहास में नहीं गया। जैसे कि आयोग की परीक्षा 12 तारीख को है, कोई लड़का पता ही नहीं किया कि 12 को है कि नहीं, और लगा मार्केट में बताने कि 10 को ही परीक्षा है, 10 को, तो ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इरादा धोखा देने का नहीं था, लेकिन कुछ लोग धोखा खा गए, यानी कि इसका मतलब बकैती करना, यानी कि पता नहीं है कि कब क्या हुआ, और मार अपना हाके जा रहे हैं चाय की दुकान पर, तो उसी को हम कहते हैं यहाँ की भाषा में बकैती करना। यानी कि जानकारी है नहीं और पूरा उठाए हैं सिर पर कि हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, और पूरा झूठ का भंडार लगा दिए लेकिन जानबूझकर नहीं बोल रहा है वह। मैंने जितनी उसे जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, उतना सच्चाई की जांच के लिए किया कि नहीं? नहीं किया होता तो सच्चाई वह क्या होता जान लेता। इसमें आपका जो पूछा जाता है, कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड, आणविक कपट किस क्लाज में है, वही बहुत महत्वपूर्ण है। आणविक यानी कि विवक्षित या प्रलक्षित कहिए, ये आणविक कपट। एक, दो में खंड 2 में है भाई आपका, ये सेक्शन आपका 18 का क्लास 2 लिख लीजिए बैरक पर। तो कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड, ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपका, कल बताया जाएगा इसको। धारा 18 भी तो हल्का सा है, ख़त्म हो जाएगी। 19 आपका कल ख़त्म हो जाएगा, 19 से भी 20, 21, 22 ये भी शॉर्टकट में निकल जाएगा। इसके बाद आपका 23 एक दिन लग जाएगा, क्योंकि 23 में पब्लिक पॉलिसी भी पूछा जाता है, रिचर्डसन बनाम मेलिस का केस। तो कल क्लास चलेगा भैया।